नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पहले जो पॉलिसी चलती थी उसको कहते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्ट ईस्ट, की पूर्व की तरफ ध्यान दो, वहाँ पर जाओ। अगर हम देखें पिछले 5-6 साल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार अलग अलग राज्यों में दौरे हुए हैं। हर बार कोई ना कोई मंत्री वहाँ पर जाकर विजिट करता है, कभी मेघालय, कभी असम, कभी अरुणाचल, कभी मिजोरम, सभी राज्यों में। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर पर्यटन बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ पाया। देश का पूर्वोत्तर इलाका पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। अगर इनके साथ सिक्किम को भी शामिल कर लें तो देश के इन 8 राज्यों में कुदरत ने कदम कदम पर सुंदरता को फैला रखा है। यहाँ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य असम है। श्रद्धालुओं के लिए गुवाहाटी में माता कामाख्या देवी और त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन यदि आपको बादलों का घर देखना है तो मेघालय में चेरापूंजी बाहें पसार कर आपको बुला रहा है। और अगर आपकी अध्यात्म में आस्था है तो भगवान सूर्य के घर अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। पूर्वी भारत के इन राज्यों में आपको मिजोरम के पहाड़ों पर फैला अनुपम सौंदर्य, मणिपुर की खूबसूरत घाटियां, त्रिपुरा के प्राचीन मंदिर और अभ्यारण्य, अरुणाचल में तवांग वैली, मेघालय में खासी और गारो हिल्स के मनोरम दृश्य, सिक्किम की घाटियों में गूंजती आग की आवाज, नागालैंड के हरे भरे जंगल, असम के काजीरंगा पार्क, ब्रह्मपुत्र नदी और दूर तक फैले चाय के बागान आपका इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल बना रही है। देश के इस इलाके में एक बार अगर आप आ गए तो आपको स्विट्जरलैंड की सुंदरता भी फीकी दिखाई देगी। प्रकृति, आध्यात्मिकता, शांति, सौंदर्य, खानपान, संस्कृति, परंपराएं, मेहमान नवाजी और सैर सपाटे का आनंद लेना है तो एक बार पूर्वोत्तर राज्यों का रुख अवश्य कीजिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, जो इग्नू के प्रोफेसर रहे हैं और पर्यटन के अंदर उनकी एक्सपर्टाइज है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारा आपसे सवाल ये है कि सरकार का लगातार फोकस है कि एक्ट ईस्ट, लेकिन जो रुझान आम पब्लिक का होना चाहिए, घूमने के लिए जाते हैं तो अपने हिमाचल की तरफ देखते हैं, कोई गंगा स्नान के लिए देखता है, कोई ज़्यादा साउथ चला जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर को अभी तक क्यों अछूता मान रखा है लोगों ने? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक कारण ये रहा कि 47 के बाद से पूर्वोत्तर के अंदर जिस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए था, उस तरीके का विकास पूर्वोत्तर के अंदर नहीं किया गया जी। कहा गया कि लुक ईस्ट, जैसे आपने बताया, लेकिन एक्ट ईस्ट जो था वो वहाँ पे नहीं किया गया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरदार पटेल ने नवंबर 1950 में एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नेहरू जी को, जिस चिट्ठी के अंदर उन्होंने चीन को लेकर के जी एक पूरी, कई एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी थी कि चीन पूर्वोत्तर के इन राज्यों के अंदर हमारे साथ क्या करेगा। और उस समय उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ पे और सड़कें बने, यहाँ पे और रेल लाइन का एक्सपेंशन हो, पुल बने, यातायात की सुविधाएं हो, इस सब का। हाँ, और एक चीज ये समझिए कि उसकी केवल एक सामरिक महत्ता ही नहीं है कि खाली आर्मी का मूवमेंट होगा। जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इसके साथ साथ पर्यटन भी आता है, इसके साथ साथ लोग भी आते हैं। जो लोग उन प्रोजेक्ट्स पे वहाँ काम करने जाएंगे वो वहाँ की खूबसूरती देखते हैं, आके मौखिक तौर पे लोगों को बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो वो वहाँ पे उसकी एक प्रक्रिया रहनी चाहिए। दिक्कत क्या हुई कि पिछली सरकारों ने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट का एक हवा खड़ा कर दिया और ये नॉर्थ ईस्ट में तो खाली आतंक है, वहां पे सिर्फ वो अशांत है, वहां पे सिर्फ वो अलगाववादी हैं, वहां की कोई सभ्यता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस चीज को कभी उठाया नहीं। या मैं आपको बताता हूं, मैं लगातार त्रिपुरा जाता रहा हूं पिछले कुछ सालों में। अब त्रिपुरा के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे कि
8-8 फीट ऊंची जो है विष्णु की मूर्तियां जो है खुदाई के अंदर निकली है। बास रिलीफ है वहां पे, मैं जगह का नाम भूल रहा हूं, जो मैं पूरा जाके देखा, जहां पे पूरी पहाड़ी के ऊपर जो है चट्टानों को खोद करके गणेश जी, शिव जी, इन सब की मूर्तियां बनाई गई हैं और एक तीर्थ स्थल है एक तरीके से। एक और स्थान में गया, नदी के बराबर के अंदर बिल्कुल जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर काली, दुर्गा, इन सब की जो है इंग्रेविंग्स मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत चीजें हैं जिनका के एक प्रॉपर तरीके से, जिसे आप कहेंगे मार्केटिंग जो किया जाना चाहिए या जो प्रमोशन किया जाना चाहिए, एक तो वो नहीं किया गया। बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 1997 में मैंने नागालैंड में कोहिमा में एक वर्कशॉप की थी टूरिज्म को लेकर के, प्रमोशन को, नॉर्थ ईस्ट को लेकर। तो जब मुझे नागालैंड जाना था तो लोगों ने बहुत डराने की कोशिश की, साहब वो रास्ता ठीक नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा भाई मैं तो गुवाहाटी तक हवाई जहाज से जाऊंगा और गुवाहाटी के बाद में मैं बाई रोड जाऊंगा। उस खूबसूरती को निहारते हुए पूरी की पूरी गुवाहाटी से लेके और कोहिमा तक का ट्रेवल करना। तो मैंने आसाम वालों से पूछा कि भाई स्थिति कैसी है? उन्होंने कहा साहब आसाम में स्थिति बिल्कुल ठीक है, नागालैंड में खराब है। नागालैंड वालों से पूछा, उन्होंने कहा साहब नागालैंड में स्थिति बिल्कुल ठीक है, आसाम में खराब है। मैंने कहा दोनों जगह खराब नहीं है। और मैं जो था दोनों जगह के ऊपर वहां से निकल करके मैं चल दिया वहां पे, बाय रोड किया वहां पे लेकर के। और वहां जो हमने मीटिंग की, जो हमने सुझाव दिए, प्रस्ताव दिए, दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे प्रस्ताव और वो सब होते हैं, वो कह दिया जाता है बहुत अच्छा है, इन पे चिंतन करेंगे, इन पे विचार करेंगे, और वो जाके डस्टबिन के अंदर चले, कभी गंभीरता से उसको गंभीरता से नहीं करते हैं। और देखिए काजीरंगा है जी, विश्व के अंदर इतनी बढ़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अपना गेंडे की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो उसके आसपास जो था वो पोचिंग शुरू हो गई, वो बांग्लादेशी घुस गया आके वहां पे आकर के गेंडे को मारना शुरू कर दिया वहां पे, और वो बदनाम होनी शुरू हो गई। जबकि मैं समझता हूं कि वहां पे जो रिजॉर्ट और वो सब डेवलप जिस तरीके से हुए हैं, और एक सबसे बड़ी महत्ता मैं आपको ये बताऊं, पूर्वोत्तर की जो ये है कि वातावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से ये अनटच्ड एरियाज है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो पर्यटन का विकास होना चाहिए, वहां पे ये नहीं है कि आप 6 मंजिला 10 मंजिला 5 सितारा होटल बना दें, मल्टी स्टोरी जी। आपको वहां पे रिजॉर्ट बनाने चाहिए, उसी पर्यावरण के हिसाब से उनकी जो है रख रखाव होना चाहिए। कि अगर मैं जाके वहां पे रहना चाहूंगा तो कोई भी जब टूरिस्ट वहां आता है तो वहां केवल रहने ही नहीं आता, वहां की सभ्यता को, वहां की संस्कृति को समझना चाहता है, वहां के लोगों से मिलना जुलना चाहता है। तो उस हिसाब से मैं तो ये चाहूंगा कि अगर मुझे मान लीजिए जाना है कहीं पे पूर्वोत्तर के राज्य में रहने के लिए, या मिजोरम जाना है, या त्रिपुरा जाना है, और अरुणाचल जाना है, तो मैं तो रहने की जगह ऐसी ढूंढूंगा जो बिल्कुल उन्हीं के रहने का लोग तौर तरीके का रहने का स्थल हो। और उसके लिए आपको कोई बड़े पैसे की इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल। आप इस तरीके की जो है धरोहर वाली सांस्कृतिक गांव बनाइए वहां पे रहने के लोगों के, उसी माहौल के अंदर। और वहीं पे आप जो है, जो उनके कारीगर हैं, मान लीजिए शॉल बनाने वाला है वहां का, या वहां के बांस को लेकर के जो चीजें बनाई जाती हैं, उन्हीं के आप 5, 6, 7 कारीगरों को जो है वहां पे आसपास बिठाइए कि लोग उन चीज़ों को बनते हुए भी देखें वहां पे, उनकी ज़िंदगी को भी देखें वहां पे, उनसे खरीदारी भी सीधे कर सकें वहां पे, और उस माहौल में रहे। खाना भी उनको जो है वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट के वही फूड है, वही क्यूजीन है वहाँ का रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में, अब ये कोरोना के बाद से स्पेशली जो लोग होंगे, देखिए आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट को समझने की स्थिति करिए सबसे पहले कि टूरिस्ट जो है क्या चाहता है, टूरिस्ट क्या चाहता है। अब आज जिस दिशा से सोसाइटी जा रही है, आईटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर एक के हाथ में मोबाइल, हर चीज मोबाइल के ऊपर सब कुछ, तो ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति टूरिस्ट होकर के और केवल अपने ये समझिए एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहता है, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां एक हफ्ते मेरे को ना मोबाइल हो ना टीवी हो मेरे को, और उस प्रकृति के अंदर बैठ के, जिस खुली हवा को मैं दिल्ली में महसूस नहीं कर सकता, जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो गया है, उससे जाकर के मैं उस खुली हवा के अंदर जो है
मैं जाकर के अपने आप को रिकूप करूं, अपनी बॉडी को रिकूप करूं, रिवाइव करूं, उसको पूरा लेकर के। थोड़ा सा शुरुआत तो डॉक्टर साहब की है। नहीं, शुरुआत तो हुई है। मैं गया था, क्लीनेस्ट विलेज हमने देखा, जो आप बता रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लीनेस्ट विलेज वहां पर है जी। लेकिन ये माना जाए कि मतलब सब जगह इसको थोड़ा और तेजी लानी चाहिए। देखिए, एक तेजी लेनी चाहिए, कि इसका प्रमोशन करना चाहिए। और दुर्भाग्यवश दिक्कत क्या है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जो बिना कमीशन के नहीं चलती। अब देखिए दिक्कत वहां पे क्या है टूरिज्म के अंदर, जो बताऊं आपको, अच्छी टैक्सी की जरूरत है, अच्छे टैक्सी ड्राइवर की जरूरत है। और वो टैक्सी ड्राइवर केवल टैक्सी चलाने में ही ट्रेन नहीं होना चाहिए, वो टैक्सी ड्राइवर एक अच्छे एस्कॉर्ट के रूप में भी तैयार होना चाहिए, अच्छा गाइड भी होना चाहिए, कि उसको आपको बता सके। मेरे कुछ अपने अनुभव रहे हैं, क्योंकि 1998 से मैं लगातार नॉर्थ ईस्ट जाता रहा हूं, और उन अनुभवों को देखते हुए मैंने कोशिश भी की, कई जगहों पे वो बात भी कही कि इस तरीके के वो सुधार या किए जाने चाहिए। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक टैक्सी ड्राइवर से लेके, एक गाइड से लेके, एक लोकल होस्ट से लेके, और जहां आप ठहरते हैं वहां से लेकर, आपका डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपको जो होटल के अंदर जो है वहां पे वो चद्दरें पुरानी पड़ी हुई, बेसिक फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। तो आप सवेरे जाएंगे, शाम को निकल के चले आएंगे वहां पे, आप रहेंगे नहीं वहां पे जाकर के। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिएट करने की बात है। और इसके मैं एक और चीज आपको बहुत बड़ी बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट के इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जो हमारे नागरिक हैं और जो युवा पीढ़ी है खास तौर से, बहुत मेहनती है और बहुत भोले भी हैं, मेहनती भी हैं, और बहुत कुछ जानना और सीखना भी चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ जब आते हैं बड़ी खुशी, आज दिल्ली में इतने लोग पूर्वोत्तर के दिखाई देते हैं तो बड़ी खुशी होती है देखकर। और उनके अंदर देश प्रेम और राष्ट्र की भावना भी उनके अंदर ज्यादा है। तो इसलिए उन लोगों का वहीं पे उन स्किल्स को डेवलप करना, उनको वहाँ पे गाइड्स की ट्रेनिंग देना, एस्कॉर्ट्स की ट्रेनिंग देना, उनको विभिन्न भाषाओं की, लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग देना उनको लेकर के, और इसी के साथ साथ किस तरीके से टूरिस्ट को समझना है, किस तरीके से टूरिस्ट को व्याख्या करनी है कोई, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं। और अब जो स्थिति जो मैं कह रहा था आपसे, कि जितने भी बड़े शहर हैं और ये लोग हैं, इन लोगों से एक समय ऐसा आ गया है कि अब आगे आने वाले समय में विदेशी यात्रा कम होगी। जो लोग स्विट्जरलैंड जाते थे, इटली जाते थे, ऑस्ट्रिया जाते थे जी, वो अब ये कोरोना और इस सब की वजह से कम होगी। तो देश और इसका फायदा उठा के हमें जो है अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी और अपने लोकल क्षेत्रों को भी देने के लिए मैं समझता हूँ पूर्वोत्तर राज्यों के सामने एक बहुत बड़ा ये अवसर आया है, जिस अवसर को अगर वहाँ पे सही नीतियाँ अपना ली जाती हैं पर्यटन को लेकर के और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो शायद मैं समझता हूँ कि लोग जो है बजाय देश के अंदर भी और जगह जाने के, इन जगहों पे जाने ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसके साथ साथ दो चीज़ें आवश्यक हैं कि एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठहरने का, खाने का, वो सब प्रॉपर वहाँ बनाया जाए, और दूसरा इसकी पब्लिसिटी की बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी जा करके। और ये दो चीज़ों की अगर मैच मेकिंग हो गई तो मैं समझता हूँ कि पूर्वोत्तर का टूरिज्म जो है वो शायद और राज्यों के टूरिज्म को जो है मात कर देगा इन प्रदेशों का। मैं एक आकर्षण की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूँ, अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, साथ में हमारे राज्यपाल बोलते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो पूर्वोत्तर है वो दिशा को शुभ माना जाता है, तो पूर्वोत्तर अपने आप में शुभ है, तो सूर्य वहीं से उगता है। सूर्य वहीं से उगता है। देखिए मैं आपको कोई भी शुभ कार्य करते मैं आपको बताता हूँ कि मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी में मैं विजिटर नॉमिनी था, तो एक बार मैं 5 दिन पहले चला गया तेजपुर, और मैंने उनसे कह करके एक टैक्सी ली, टाटा सुमो, और उस टाटा सुमो से मैं बॉमडिला, सिलापास, तवांग होते होते गुमला तक गया, जो चाइना की पोस्ट आखिरी हमारी पोस्ट है वहाँ की। और पूरे प्रदेश की मतलब जो प्राकृतिक खूबसूरती तो थी मतलब उसका कोई जवाब नहीं था, मैं बताऊँ आपको। लेकिन उसके अलावा जो मैंने सन 62 के वहाँ पे बंकर देखे अपनी सेनाओं के, अपनी सेनाओं ने जहाँ वीरता से लड़ाई लड़ी, कुछ कुछ जगह वहाँ म्यूजियम बने हुए हैं हमारे उन वीर सैनिकों के, तो रोमांच पैदा करते के साथ साथ मैंने ये कहा तुरंत कि ये जो बचे हुए वहाँ पे हैं हमारे सैनिकों के बंकर और ये सब जो है, इनको तुरंत मिलिट्री हेरिटेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए। एक सैनिक धरोहर के रूप में इन राज्यों को ये करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो 62 का था, ये युद्ध हम इसलिए नहीं हारे कि हमारे सैनिकों में वीरता नहीं थी। हमारे सैनिक तो बहुत बहादुरी से लड़े, उसके हारने के रीजन और थे राजनीतिक जो भी रहे हों। तो उस धरोहर को उसके सामने अरुणाचल प्रदेश जैसे है, अगर वो इसी तरीके के टूर बनाए
कि आइए देखिए सन 62 के अंदर हमारे सैनिकों ने कैसे चीन का सामना किया था, और उन स्थानों को दिखाए और करें। तो बहुत सी युवा पीढ़ी और लोग आज के ऐसे हैं कि उन जगहों को देखने जाना चाहेंगे कि सन 62 में चीन से लड़ाई कैसे लड़ी गई। उनका वहां पे बड़ा म्यूजियम बनाया जाए, आईटी के ऊपर बेस करके म्यूजियम बनाया जाए, पूरे चाइना वॉर का उनका एग्रेशन उनमें फिल्म्स बना के दिखाई जाए, सब कुछ किया जाए। तो वो एक अपने तरफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि लोग उस पर ही जाएंगे। तो नेचर भी है, 62 की वॉर भी है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, वहाँ के आर्ट्स भी हैं, वहाँ का क्यूजीन भी है खाने पीने का। तो इन सब को लेकर के एक मैं समझता हूँ एक अच्छा एक वो। और दूसरी चीज़ एक और है कि उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में आपस में एक सामंजस्य होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी बस गुवाहाटी तक आए और चला जाए, वहाँ से शिलोंग भी जा सकता है, वहाँ से वो नागालैंड के लिए भी सड़क से जा सकता है। केवल यही अपने आप में एक पैकेज होगा। तो वहां तक जाते भी हैं कि वहाँ की सड़कों को देखिए, और जो जंगल में से आप जा रहे हैं कैसे लगेगा जब हाथियों का झुंड सड़क के सामने से निकलता है, जब उसको अपनी आप आंखों से देखेंगे खड़े होकर के वहाँ पे लेकर के। तो इस तरीके से आकर्षण, एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को। और मैं समझ रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पीछे 6 साल में वहाँ हुआ है कि नई सड़कें बन रही हैं, नए ब्रिज बन रहे हैं, रेल लाइन जा रही हैं, ये सब पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के अंदर एक बहुत ही प्रभावी साबित होगा और एक असीम संभावनाएं पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। प्रोफेसर कपिल कुमार ने बताया कि क्या सुझाव हो सकते हैं पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वहाँ पर खान पान भी है, वहाँ पर रोमांच भी है, वहाँ पर खूबसूरती भी है, उसका धार्मिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। आजाद हिंद फौज के हैं वहाँ, आजाद हिंद फौज, इम्फाल, कोहिमा, मोरान जी। तो रोमांच उसके अंदर जो है, जैसे आपने 62 की लड़ाई का जिक्र किया, हम ये चाहेंगे कि आप अब अगली बार जब भी कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो पूर्वोत्तर जरूर जाएं, वहाँ की खूबसूरती को देखें। बहुत अच्छे लोग वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत एक नया अनुभव होगा। कार्यक्रम में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।